और एम्प्लॉयर जो आपका मालिक जिसको आपने दी है एम्प्लॉयर को, वो फिर उसको, अगर आप इंडिविजुअल हैं यानी कि अगर आप अपनी ज़ाती हैसियत में भेज रहे हैं ग्रीवेंस नोटिस, तो फिर उसको वो 30 डेज़ में उसका वो फैसला करेगा। उसको टाइम दिया जाए, कानून ने टाइम दिया कि वो विद इन 30 डेज़ इसका फ़ैसला करे कि क्या वो इनको रीइंस्टेट करता है या उसकी रिप्लाई जो भी दे उसके हवाले से जो ग्रीवेंस नोटिस गया है उसको। तो वो अगर 30 डेज़ में रिप्लाई करके उनको रीइंस्टेट कर लेता है तो ग्रीवेंस दूर हो जाती है उसकी, और वो वर्कमैन जो है वो अपनी जॉब पे आ जाता है। और इस तरह से अगर वो दूसरी शक्ल में अगर वो नहीं करते तो 30 डेज़ गुजर जाने के बाद भी एम्प्लॉयर जो है वो उस नोटिस का जवाब नहीं देता, खामोश हो जाता है, तो इसका मतलब ये आता है कि वो इसको इनकारी है, वो इस ग्रीवेंस नोटिस को कोई अहमियत नहीं दे रहा। तो लिहाजा फिर आपके पास जो वर्कमैन है उसके पास ये फिर इख्तियार, उसकी राइट हासिल हो जाता है कि वो फिर बाकायदा अपने वकील के ज़रिए, जिस तरह से सिविल कोर्टों में वकील करते हैं, इसी तरह से वो अपने वकील के ज़रिए दावा दायर करता है, अपनी ग्रीवेंस पटिशन दायर करता है। वो सेक्शन 33 है IRO का 2012 का, उसमें IRA 2012 का जो सेक्शन 33 है उसके तहत पटिशन दायर करता है, ग्रीवेंस पटिशन, कि जनाब मेरे साथ इस तरह से ज़्यादती की गई है और मुझे गलत तरीके से निकाला गया। लेकिन इस पटिशन में भी जो मेन फीचर जो होगा आपके इस दावे का, वो ये होगा कि मैं वर्कमैन हूँ, कि मैं जो मेरी काम की नौयत थी, जो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, जिस काम से मुझे निकाला गया है वो मैनुअल था, क्लरिकल था, स्किल्ड था, या ऐसा काम था जो मैं ख़ुद अपने हाथ से कर रहा था, चाहे वो क्लरिकली नौयत का था या वो फिज़िकली असर्शन थी उसमें कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो रही थी कि आप फिज़िकली इन्वॉल्व होते थे उसमें, किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे थे या किसी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे साथ साथ, जैसे ही कोई ऐसा काम जो आपके हाथ से हो रहा था, तो वो आपने उस दावे में भी उसको साबित करना है और बाकायदा वो डॉक्यूमेंट अपने बतौर शहादत में रखने हैं और वो साबित करने हैं अदालत में कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए मैं साबित करता हूँ कि मैं जो काम कर रहा था वो मैनुअल था, क्लरिकल था, और उसकी नौयत की वजह से मैं वर्कमैन की डेफिनेशन में आता हूँ और अदालत को जो लेबर कोर्ट है ये इख्तियार समाअत है उसके पास। तो फिर वो बाकायदा समाअत के लिए इंटरटेन हो जाता है। और इसके मैंने पहले भी बताया कि ऐसे हालात में एम्प्लॉयर अगर ये समझता है कि ये गलत बयानी कर रहा है, ये वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आता, तो वो वहाँ पे उसके दावे को गलत साबित करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए वो ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की वो दरख्वास्त दे देता है कि जनाब ये वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आता, लिहाजा इस मौजूदा अदालत को इख्तियार समाअत नहीं है, इसका दावा खारिज किया जाए। और अगर वो साबित करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो दावा खारिज भी हो जाता है। और अगर वो साबित नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत दूसरी तरह से उसका जवाब लेगी उसी दरख्वास्त का कि जिसके तहत वो कह रहा है कि इसको खारिज किया जाए, वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं है, तो फिर अदालत उसके ऊपर चाहे तो शहादत भी ले सकती है इसके ऊपर और बहस भी हो सकती है। और उसके ऊपर अगर मुतमिन हो जाए तो अदालत फिर उसको देखती है कि नहीं ये तो वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो वर्कमैन है, जो कारकुन गया है वहाँ अदालत में मुद्दई, वो वहाँ से अपना जो उसका जो काम का अगर रिकॉर्ड उसको वो मंगवा सकता है बजरिया कोर्ट, कि मैंने जो काम किया है वो एज ए रिकॉर्ड उस डिपार्टमेंट में, उस अदारे में मौजूद है, जिससे मैं साबित करता हूँ कि मैंने ये हाथ से काम किया हुआ है और ये मेरे हाथ का बना हुआ है, ये क्लरिकल नौयत का था जो कि वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है। तो वो आप उसकी तफसील देंगे तो वो अदालत फिर ख़ुद उनको हुक्म देती है कि ये जो रिकॉर्ड है ये अदालत में पेश किया जाए बतौर सबूत कि जो मुद्दई या जो वर्कमैन है वो जो बता रहा है, क्लेम करता है कि ये मैंने ख़ुद अपने हाथ से मेंटेन किया हुआ है, तो वो उसकी शहादत में भी कंसीडर होगा और वो अदालत हुक्म से मंगवा भी सकती है। समनिंग ऑफ रिकॉर्ड की दरख्वास्त दी जाती है और उसके तहत वो रिकॉर्ड अदालत में पेश हो सकता है। ये एक सबूत है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्री सबूत है जिसके तहत साबित होता है कि क्या ये